मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ऐसा होता है, मान लीजिए नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, यहाँ ऐसे कॉइलिंग कर दिए, इसमें ऐसा निडल लगा हुआ है। तो जो टॉर्क जनरेट होगा, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड B है, करंट इसमें I है, नंबर ऑफ टर्न N है, तो जो टॉर्क जनरेट होगा वो कितना होगा? नंबर ऑफ टर्न N, एक कॉइल का टॉर्क कितना होगा? मैग्नेटिक मोमेंट इनटू एरिया, नहीं, मैग्नेटिक मोमेंट इनटू फील्ड M इनटू B, ठीक है। N मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है बताओ? करंट इनटू एरिया, तो करंट इनटू कॉइल का एरिया इनटू B, ये हो गया टॉर्क, ठीक है। तो टॉर्क की वजह से ये रोटेट होगा, तो जैसे ये रोटेट होना चालू होगा तो ये जो स्प्रिंग है उसमें टॉर्सन क्रिएट होंगे, तो स्प्रिंग उसे रोटेशन को रोकेगा, तो एंटी टॉर्क प्रोपोर्शनल टू एंगल हो जाता है। तो यहाँ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो उसकी वैल्यू हो जाती है K थीटा। K जो है टॉर्सन कांस्टेंट है ये। तो बैलेंस रहने के लिए दोनों टॉर्क को आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल रहना चाहिए। मतलब कॉइल करंट की वजह से ऐसे रोटेट हो रहा है और स्प्रिंग उसको रोकने का प्रयास कर रहा है, तो जिस जगह इक्विलिब्रियम हो जाएगा नीडल उस जगह रुक जाएगा, जहाँ पर दोनों टॉर्क बराबर होंगे नीडल उस जगह रुक जाएगा, और रीडिंग में उसी जगह की जो वैल्यू है वही करंट की वैल्यू कहलाएगी, बराबर। तो दोनों को इक्वल करेंगे तो N इंटू आई इंटू ए इंटू बी इक्वल टू आ गया K इंटू थीटा। तो यहाँ से करंट अगर निकालना हो तो जगह K बाय N इंटू ए इंटू बी इंटू थीटा। तो यहीं से देखो करंट प्रोपोर्शनल टू थीटा हो गया, मतलब करंट ज़्यादा होगा तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ज़्यादा होंगे, और करंट कम होंगे तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कम होंगे। तो यही बात से करंट मेजर हो जाएगा। जब ज़्यादा एंगल दिखेगा इसका मतलब ज़्यादा करंट पास हो रहा है, कॉइल बताएगा कि ज़्यादा करंट पास हो रहा है, अगर कम एंगल हुआ तो इसका मतलब कम करंट पास हो रहा है। अब यहीं पर एक टर्म आता है उसे बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी होता है थीटा बाय करंट। अगर थीटा बाय करंट की वैल्यू निकाले तो क्या हो जाएगा बताओ? N इंटू ए इंटू बी बाय के तो कांस्टेंट है स्प्रिंग का। तो अगर ज़्यादा सेंसिटिव डिवाइस बनाना है तो करंट सेंसिटिविटी ज़्यादा चाहिए, और ज़्यादा तब मिलेगा जब N A B में या तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा करो, या नंबर ऑफ कॉइल ज़्यादा करो, या कॉइल का एरिया ज़्यादा करो। मतलब ऐसा आपको पूछा जाएगा थ्योरेटिकल सवाल इस पर कि करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए क्या क्या चीज़ को बढ़ा सकते हैं, क्या क्या चीज़ को कम कर सकते हैं। तो या तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा सकते हैं, या तो एरिया ऑफ कॉइल बढ़ा सकते हैं, या तो नंबर ऑफ टर्न बढ़ा सकते हैं, या फिर तीनों बढ़ा सकते हैं, बराबर, या फिर कोई दो बढ़ा सकते हैं। जैसे ये बढ़ेगा वैसे करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू बढ़ेगी। तो अगर कभी करंट सेंसिटिविटी पूछेगा तो ये वाला फॉर्मूला लगा करके आंसर आएगा। उसी तरह एक होता है वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी वो होता है थीटा बाय वी, ठीक है, इसे कहते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब थीटा बाय वी तो एक्चुअली में आई करंट है, इसी में रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वोल्टेज आ जाएगा। तो इसमें हम रेजिस्टेंस से नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर नीचे रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वोल्टेज सेंसिटिविटी हो जाएगा। इसका मतलब N इंटू ए इंटू बी बाई के तो था ही, ये करंट सेंसिटिविटी था, बराबर। थीटा बाय आई की वैल्यू था, उसमें R मल्टीप्लाई कर देंगे तो आई इंटू, देखो यहाँ पर R मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर R अगर मल्टीप्लाई करूँ तो इधर भी तो नीचे में R मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तभी तो दोनों मैथमेटिकली सही होगा। और ये I इंटू आर क्या हो जाएगा? वोल्टेज, उसी को बोलते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। इसलिए इसका फॉर्मूला फिर K इंटू क्या हो जाएगा? R मतलब रेजिस्टेंस। ये हुआ उसका वोल्टेज सेंसिटिविटी, लिख डालें मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। क्यों यूज होता है? करंट मेजर करने के लिए यूज होता है। ये सब लिखाना है क्या? गैल्वेनोमीटर कोई भी करंट मेजर करने के लिए यूज होता है। हो गया, लिख लिए। नेक्स्ट लिखेंगे टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर टेंजेंट गैल्वेनोमीटर में क्या होता है? एक कंपास लेते, कंपास मतलब जो डायरेक्शंस बताता है। मान लो कि ये कंपास है, ठीक है,
तो यहाँ पर निडिल लगे होते, इसने ऐसा बता दिया हमारे को कि इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। कंपास जो है सिर्फ और सिर्फ कौन सा कंपोनेंट बताता है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि उसको जो है ऐसे ऊपर और नीचे होने दिया नहीं जाता, उसको ऊपर से भी ब्लॉक रखते हैं, नीचे से भी ब्लॉक रखते हैं, इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताता था। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मुझे बता दिया कि इधर की तरफ है, ये नॉर्थ पोल है। ठीक है, अब क्या किया हमने, अगर इस जगह पे हॉरिजॉन्टल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के अलावा कोई दूसरी फील्ड प्रोड्यूस करे कोई करंट कैरिंग कॉइल की वजह से, तो वो वाला फील्ड और अर्थ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड दोनों की वजह से रिजल्टेंट कहीं और हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बताओ? अगर मान लो कि मैं यहीं पर एक ऐसा सर्कुलर कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल जिसमें ऐसा करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, ऐसा मैंने यहाँ पर इसके कंपास के चारों तरफ ऐसा लगा दिया। कंपास जिस प्लेन में, उस प्लेन पे परपेंडिकुलर वाला प्लेन, वर्टिकल प्लेन में ऐसा करंट कैरिंग सर्कुलर लूप लगा दिया, तो करंट ऐसा फ्लो होगा, तो उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे किस हद की तरफ जनरेट होगा बताओ? अगर करंट ऐसा फ्लो हो रहा है तो बताओ जरा से आप डायरेक्शंस। करंट ऐसा फ्लो हो रहा है आपकी तरफ, बताओ डायरेक्शन बताओ, राइट हैंड थंब रूल से ऐसा सोचेंगे हम, कैसा करंट फ्लो हो रहा है बताओ? किधर की तरफ? राइट की तरफ, हाँ या ना? तो इस वक्त जो है अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर की तरफ है, और जो हमने कॉइल लगाए यहाँ पर, उस कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ आया। तो जब यहाँ पर इस पॉइंट पे दो मैग्नेटिक फील्ड हो गए, एक अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक हमारा इधर की तरफ जो हमने कॉइल की वजह से जनरेट करे, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो ये जो हमारा निडल है कंपास का, वो तो नेट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताता है। तब कंपास इधर की तरफ ना आकर किधर चला जाएगा, ऐसे हो जाएगा, हाँ या ना? कुछ ना कुछ एंगल बना लेगा, बराबर। इसी को कहते हैं टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। तो अब इस बात को समझने के लिए डायग्राम बनाते हैं। एक ऐसा कंपास है हमारे पास जिसका नॉर्मल केस में मान लो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये हमारा कंपास है। इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है। अब हमने क्या किए, अब हमने इस पे ऐसा ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसा ऐसा जनरेट हो यहाँ पर, उसकी वजह से एक ऐसा यहाँ पर n नंबर ऑफ टर्न वाला कॉइल लगा दिया। n नंबर ऑफ टर्न, सभी में करंट आई, और जो कॉइल है उसकी रेडियस r पकड़ लेते हैं। तो उसकी वजह से इस पॉइंट पे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी जो कि अर्थ हॉरिजॉन्टल पे परपेंडिकुलर होगा कॉइल की वजह से। इसकी वैल्यू कितनी होगी बताओ? n नंबर ऑफ टर्न इंटू म्यू नॉट, सर्कुलर करंट की वजह से म्यू नॉट इंटू आई बाय 2r, यही होता है ना मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप, म्यू नॉट आई बाय 2r, और उसमें n नंबर ऑफ टर्न लगा इसलिए मैंने n से मल्टीप्लाई किया। तो अब इस जगह में पहले कंपास इधर रहते थे, लेकिन अब इसका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा वो कोई और मतलब डायरेक्शन आ जाएगा, ऐसा। तो अब जो हमारा कंपास का निडल है वो ऐसा हो जाएगा, बराबर। तो ये वाला एंगल मान लेते हैं थीटा। तो अगर ये वाला एंगल थीटा है, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। वो बी नेट की वैल्यू कितनी होगी अगर निकालना हो तो? रूट अंडर बी एच का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, बराबर। सॉल्व करके जो भी डेटा आएगा वो लिख लेंगे। अब ये टेन थीटा का कॉन्सेप्ट लगाता हूँ मैं यहाँ पर, टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा? कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड बाय अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो यहीं से इसको इधर मल्टीप्लाई करता हूँ, तो कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनटू टेन थीटा। कोई प्रॉब्लम किसी को? अब जो कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड है उसका फॉर्मूला क्या है? n इंटू म्यू नॉट इंटू आई बाय 2r इक्वल टू बी एच इंटू टेन थीटा, बराबर है। यहाँ से आई निकालना है, ये सबको जाके मल्टीप्लाई कर दो। तो आई इक्वल टू देखो 2r अर्थ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इंटू टेन थीटा बाय n इंटू म्यू नॉट, बराबर है।
ये वाला जो टर्म होगा ये कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो हमसे डिपेंड नहीं करता, वो तो अर्थ पे डिपेंड करता है, अर्थ तो बदल नहीं रहा है, इसलिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक किसी भी पॉइंट पे क्या रहेगा, कांस्टेंट। जो कॉइल हमने उसमें यूज करे हैं गैल्वेनोमीटर में, उसकी रेडियस क्या रहेगी, कांस्टेंट। 2 का डेटा भी कांस्टेंट, नंबर ऑफ टर्न भी कांस्टेंट। जो कॉइल हमने यूज करे उसमें 3 टर्न या 5 या 100 लिए, जितना भी लिए वो कांस्टेंट है, नहीं बदल रहा है बार बार। म्यू नॉट की वैल्यू भी कांस्टेंट। इसे गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट कहते हैं, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट कहते हैं। इसे मैं के से डिनोट कर देता हूँ। तो यहाँ पर फॉर्मूला आ गया I इक्वल टू के इंटू टेन थीटा। और अगर एंगल बहुत छोटा हो तो टेन थीटा को थीटा कह सकते हैं, तो उसी वजह से यहाँ से भी फिर करंट प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, थीटा, बराबर। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो बताओ डी आई बाई डी थीटा कितना होगा, के कितना जगह बताओ, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहीं से डी आई की वैल्यू कितनी होगी, चेंज इन करंट, के सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, इक्वेशन नंबर 2, बराबर है, कोई प्रॉब्लम इसमें। अब मैं डी आई में आई से डिवाइड कर देता हूँ, मतलब 2 इक्वेशंस में 1 इक्वेशन से डिवाइड कर देता हूँ। चेंज इन करंट बाय करंट अगर मुझे निकालना है, ठीक है, चेंज इन करंट बाय करंट, तो हमको इसमें से इसको डिवाइड करना है। तो यहाँ ऊपर में क्या मिलेगा, के सेक स्क्वायर डी थीटा, नीचे में क्या मिलेगा, के टेन थीटा, के और के, तो ऊपर में क्या बच जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू बाय टेन थीटा। कोई प्रॉब्लम किसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। सेक मतलब 1 बाय कॉस, तो इसे लिख सकते हैं 1 बाय 2 बार कॉस थीटा इंटू, और 10 का मतलब साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ऊपर में क्या था, डी थीटा, बराबर है। देखो अब ध्यान से, कुछ कैंसिल हुआ क्या, नीचे में क्या बच गया, तो डी थीटा बाय साइन थीटा इंटू, अगर मैं यहाँ 2 मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ 2 मल्टीप्लाई करूँ तो मैथमेटिकली सही है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डी आई बाई इक्वल टू, डी आई बाई इक्वल टू, ऊपर में 2 डी थीटा बाई नीचे में साइन 2 थीटा, बराबर है। तो यहाँ से डी थीटा की वैल्यू क्या निकालेंगे, मतलब डी थीटा अगर निकालना हो तो क्या निकालेंगे, ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 2 से डिवाइड होगा, तो 1/2 साइन 2 थीटा इंटू डी आई बाय आई, बराबर है। करंट सेंसिटिविटी होता है थीटा बाय करंट, क्या होता है करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी अभी मैंने बताया था थीटा बाय करंट, थीटा बाय करंट मतलब डी थीटा बाय डी आई, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, हाफ इंटू साइन 2 थीटा बाय आई। मतलब इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगा। और साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1, मतलब साइन की वैल्यू कितनी डिग्री है ये 90, इसका मतलब 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 90, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, तो मतलब जब 45 डिग्री एंगल बनेगा तब जो है गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी सबसे, ये जब एंगल 45 बनेगा तब सेंसिटिविटी सबसे। तो ऐसा थियोरेटिकल सवाल आता है, न्यूमेरिकल उसका नहीं बनता है। इससे पूरा का पूरा जो है न्यूमेरिकल बनाने के लिए आपको ये वाला बस फॉर्मूला की जरूरत है, बट थियोरेटिकल सवाल ही ज़्यादातर केस में आता है। और वो आता है कि कब जो है करंट सेंसिटिविटी मैक्सिमम होगी टेंजेंट गैल्वेनोमीटर की, तो कब होगी, जब एंगल की वैल्यू कितनी रहेगी 45 डिग्री। लिखो इस बात को, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर लिखने का, a circular current carrying coil having n turn, a circular current carrying coil having n turn, concentric with the center of compass but in vertical plane, concentric with the center of compass but in vertical plane, produce
परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड ऑन अर्थ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, on earth horizontal component, earth horizontal component, hence needle of compass lies along the net magnetic field, along the net magnetic field। नीचे ये डायग्राम बना करके सब बातें लिखूंगा। ये ऑलरेडी पढ़े हैं, जब एक बार मैग्नेट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो इस पर ऐसे फोर्स लगता है, उसके वजह से इसमें टॉर्क लगते हैं। फिर ये जब ऐसा हो जाता है तो इस पर फोर्स इधर लगते हैं, ऐसे टॉर्क लगते हैं, तो एसएचएम होते रहता है। अगर थीटा बहुत छोटा हो तो, और एसएचएम का टाइम पीरियड इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़े थे 2π√I/Pe। आई मतलब करंट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय Pe। पी का मतलब मोमेंट, डायपोल मोमेंट। तो यहाँ पी की जगह कौन आएगा? मैग्नेटिक मोमेंट इंटू ई इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह कौन आएगा? मैग्नेटिक फील्ड। यही इसका ऑसिलेटरी मैग्नेटोमीटर का टाइम पीरियड हो गया। लिख लो, हो गया? लिख लिए क्या? लिखो। अब मैग्नेटिक मटेरियल्स, मैग्नेटिक मटेरियल्स। टॉपिक का नाम मैग्नेटिक मटेरियल्स। पहला टर्म इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इसे आई से डिनोट करते हैं। किसी भी सब्सटेंस को जिसके अंदर की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हो सकती है, जैसे कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस या पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो धीरे 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 मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज उसमें इंड्यूस हो जाता है। मतलब एक आयरन के टुकड़े को अगर हजारों साल तक मैग्नेट के कॉन्टेक्ट में रख दिया जाए, फिर वो आयरन के टुकड़े को निकालोगे तो वो भी एक मैग्नेट ही हो जाएगा, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज उसमें इंड्यूस्ड हो गया। बराबर। तो किसी भी ऐसे एलिमेंट जो कि फेरोमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक नेचर रखता हो, फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक समझते हैं ना, जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पैरामैग्नेटिक, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें बहुत ज़्यादा होते हैं उसे फेरोमैग्नेटिक कहते हैं। मतलब पैरामैग्नेटिक का ही बड़ा वाला भाई। और डायामैग्नेटिक होता है वो जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं रहती। बराबर, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे ना। तो ऐसा कोई भी फेरोमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो धीरे 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 उससे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इंड्यूस्ड हो जाती है। तो जब इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इंड्यूस्ड हो जाएगी तो इधर कोई नॉर्थ और इधर कोई साउथ पोल बन जाएगा। मान लो ये उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और ये उसकी लेंथ है। तो ये जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है उसका डेफिनेशन है, इट इज पोल मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैग्नेटिक मोमेंट मतलब करंट इंटू एरिया, m बाय वॉल्यूम। इसे मैं करंट इंटू एरिया लिख सकता हूं, बराबर। बाय वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ लिख सकता हूं ना, बराबर। तो अब आप बताओ, ये एरिया में से यहाँ पर L इंटू एल होगा, एक लेंथ अगर कैंसिल हो जाए तो करंट इंटू लेंथ बन जाएगा। उसे पोल स्ट्रेंथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे? पोल स्ट्रेंथ। तो पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया, इसका एक और डेफिनेशन होता है, पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन है, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम या फिर पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट
एरिया। तो लिखेंगे इस बात को, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इट इज वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इट इज द मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एनी बार मैग्नेट, इट इज द मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एनी बार मैग्नेट और पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया, पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया, नीचे वो फॉर्मूला लिख डालें। मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला हो गया मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम या फिर पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया। अगला टर्म है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इसे H से डिनोट करते हैं, कैपिटल H। ये होता है मैग्नेटिक फील्ड बाय म्यू नॉट, मैग्नेटिक फील्ड बाय म्यू नॉट। अब देखो, मान लो कि इस क्लासरूम में हमने ऊपर से नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, तो उसकी जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी है वो ये है H B बाय म्यू नॉट। उस मैग्नेटिक इंटेंसिटी में मैं एक मटेरियल को रख दिया फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को, तो धीरे 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 इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इंड्यूस्ड होंगी। इस प्रोसेस को, जो प्रोसेस की वजह से इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इंड्यूस्ड होती है, उस प्रोसेस को कहते हैं मैग्नेटाइजेशन। क्या कहते हैं इसे? मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, तो धीरे धीरे इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इंड्यूस्ड होगी, इसे कहते हैं मैग्नेटाइजेशन। और इसमें जो इंटेंसिटी डेवलप हुई उसे कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो अगर ज़्यादा एक्सटर्नल मैग्नेटिक इंटेंसिटी है तो ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ क्या होंगे? मैग्नेटाइजेशन। अगर ये हम ज़्यादा देंगे तो ये हमको ज़्यादा मिलेगा, ये हम कम देंगे तो ये हमको कम मिलेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को एक ही दिन रखा मैंने मैग्नेट के कांटेक्ट में, और एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैंने 10,000 साल रख दिया मैग्नेट के कांटेक्ट में, तो ज़्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज किस में डेवलप होगा? पहले वाले में कि दूसरे वाले में? दूसरे वाले में, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा देर तक हम मैग्नेटिक इंटेंसिटी दे रहे हैं, इसलिए वहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या हो गए? ज़्यादा हो गए। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते थे। लिखेंगे इस बात को पॉइंट बना करके, मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटिक इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, H प्रोपोर्शनल टू I। प्रोपोर्शनलिटी हटाते तो एक कांस्टेंट आता है, तो यहाँ भी कांस्टेंट आएगा। यहाँ जो कांस्टेंट आता है उसे सस्केप्टिबिलिटी कहते हैं, H से डिनोट करते हैं, इसे कहते हैं सस्केप्टिबिलिटी, सस्केप्टिबिलिटी। ये यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होता है, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस होता है। नीचे ये सब बातें लिख डालिए, डायमेंशनलेस होता है, क्योंकि इस दोनों का यूनिट और डायमेंशन सेम होती है, इसलिए ये वाला टर्म यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होता है। जो सस्केप्टिबिलिटी है वो H बाय I होगा। ठीक है, ये जो सस्केप्टिबिलिटी है ये डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए नेगेटिव होता है। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए नेगेटिव होता है एंड स्मॉल, -10 to the power -3 to -10 to the power -5। ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए, पैरामैग्नेटिक के लिए पॉजिटिव होता है एंड स्मॉल, छोटा ही होता है, 10 to the power -3 to 10 to the power -5। और ये वैल्यू फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए पॉजिटिव होता है लेकिन बहुत ज़्यादा होता है, पॉजिटिव एंड लार्ज। ये होता है 10 to the power 3 to 10 to the power 5। ठीक है, ये डेटा सब लिख ले, काम आती है। एक चीज़ गड़बड़ हो गया, लिखा गया, ये जो प्रोपोर्शनलिटी होता है उल्टा हो गया।
आई प्रोपोर्शनल टू एच, क्योंकि ये इनपुट है ये आउटपुट है। करेक्ट कर लीजिएगा। हो गया, तो चलो आज बस इतना ही, फिर कल करते हैं।